हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी स्टडी कर रहे थे वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है सिम्प्लास्ट मूवमेंट किस तरीके से होता है, और उससे रिलेटेड उसके बाद में हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टडी की थी सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें। अब मैं थोड़ा सा बियॉन्ड द एनसीईआरटी आपको ले चलता हूँ और उसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। आखिर वाटर एब्जॉर्ब होता कैसे है ना। तो मैं छोटा सा टेबल के ज़रिए इसको समझाता हूँ आपको। तो मैकेनिज़्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज़्म of water absorption। आखिर ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसकी प्रोसेस क्या है, और उस प्रोसेस में अगर अपन चलें तो यहाँ दो तरीके की मैकेनिज़्म बताई जाती है। नंबर वन वो है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन पैसिव, पैसिव मतलब निष्क्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण। ये इसमें आप समझ सकते हो कि जो हम लोगों ने एपोप्लास्ट मूवमेंट पढ़ा था उसमें भी हमने कहा था कि ये यहाँ पर जो रूट्स की सेल्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, और अल्टीमेटली वहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन के लिए ड्राइविंग फोर्स है वो ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए जनरेट किया जाता है। मतलब पत्तियों में जो ट्रांसपिरेशन होता है और पत्तियों का जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है उसी से यहाँ पर हमें वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है। अब दूसरी जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये थोड़ा एक्टिव समझने लायक चीज़ है। तो इसमें कह सकते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में इस प्रक्रिया में जड़ें निष्क्रिय रूप में भाग लेती हैं, है ना। यहाँ ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, कोई भी एनर्जी इनके जरिए यूज नहीं की जाती। इसके द्वारा जल की अधिकांश मात्रा अवशोषित की जाती है, अवशोषित की जाती है। क्लियर। मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ वाटर है, कह सकते हो आप 98% जो टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन है उसका इसी प्रोसेस के जरिए कंप्लीट किया जाता है। अच्छा, जड़ों की कोशिका में जल एपोप्लास्ट रूप में
अभिगमन अभिगमन करता है, अभिगमन करता है। ठीक है। एपोप्लास्ट, जाहिर सी बात है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि एपोप्लास्ट में जो वाटर का मूवमेंट है, मिनरल्स का मूवमेंट है, वो नॉन लिविंग पार्ट से होता है। मतलब या तो सेल वॉल से होगा या फिर वो इंटरसेलुलर स्पेस के जरिए वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा, मूवमेंट किया जाएगा। ये अधिकांश जल की मात्रा होती है, निष्क्रिय रूप से जड़ें भाग लेती हैं। अच्छा, इसके लिए जो बल होता है, इसके लिए बल वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, इसे कर्षण भी कहते हैं, खिंचाव बल के रूप में यह पत्तियों में उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। क्लियर? ऐसे तो आप ये 4 पॉइंट खास तौर से इसमें याद रखें। अब हम एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए बात करेंगे। ठीक है। तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? दूसरा है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो यहाँ पर जड़ें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी। इसे 2 तरीके का माना गया है। पहला माना गया है ये है ऑस्मोटिक, परासरणीय, सक्रिय, सक्रिय जल अवशोषण। ऐसे परासरणीय, सक्रिय जल अवशोषण। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि ये रूट हेयर है। ठीक है। कल जो डायग्राम बनाया था लगभग वही हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ये एपिब्लेमा है, यहाँ पर बाकी सेल्स प्रेजेंस हैं इस तरीके से, और फिर अंदर जाके यहाँ एंडोडर्मिस की सेल्स है। कौन सी सेल है? एंडोडर्मिस। ये चलो थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं इनको। ये कुछ इस तरीके की सेल्स हैं। क्लियर? चलो एक ही सेल ले लेते, बहुत सारी होती है। अच्छा, एक सेल यहाँ पर हमें मिलेगी एंडोडर्मिस की सेल। ये है बैरल शेप एंडोडर्मिस। क्लियर? अब इसमें याद होगा आपको कि ये एक पट्टी पाई जाती है जिसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। और ये मार्ग कोशिका हो जाएगी। यहाँ पर जो अगला टिश्यू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये प्रोटोजाइलम है और ये यहाँ मेटाजाइलम है, इस तरीके से। ऐसे ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से।
क्यों? क्योंकि ये जाइलम है, जाइलम के ट्रैकिड और वेसल्स का ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया जाता है इस तरीके से। ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। अब ये परासरणीय सक्रिय जल अवशोषण, परासरणीय जल मतलब यहाँ परासरण की प्रोसेस होगी। अब परासरण की जब प्रोसेस होगी तो आप समझिए कि यहाँ पर ये सॉइल पार्टिकल है और यहीं पर हमें एक कैपिलरी ये वाटर नज़र आ रहा है, ये है कैपिलरी वाटर। क्लियर? कल के लेक्चर में भी हमने इसको समझा था। याद करो, हम लोगों ने ये बात भी बताई थी कि यहाँ पर एक इसके ऊपर और लेयर पाई जाती है जो पैक्टिन की बनी है। तो ये कौन है? ये तो है सॉइल पार्टिकल, ठीक है, ये। और ये कौन है? ये है कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। इसी को ये प्लांट एब्जॉर्ब करने वाले। और ये हो गया रूट हेयर, रूट हेयर। क्लियर? अब क्या होगा? ये जो सॉइल वाटर है, कैपिलरी वाटर होता है, इसका ओपी कितना होता है? इसका ओपी जो होता है वो होता है लगभग 1 ATM के आसपास, ये 1 ATM। और जो रूट हेयर का ओपी होता है वो कहा जाता है 2 से 3 ATM तक होता है ये। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर कहाँ ज़्यादा है? ये रूट हेयर में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सॉइल वाटर। सॉइल वाटर यानी कैपिलरी वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 1 ATM है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग यही कई लेक्चर से ये बातें समझ रहे हैं कि जहाँ कम ओपी होगा, मतलब वहाँ सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम हो, तो वहाँ से वो हाई जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिधर बनेगा उधर वाटर के मॉलिक्यूल पास आउट होंगे। ठीक है? तो ये वाटर जो होता है वो यहाँ पर एंटर हो जाता है। ये वाटर यहाँ एंडोस्मोसिस के जरिए एंटर होगा, इस तरीके से यहाँ पहुँचेगा। मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या है? दिस इज एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस से ये वाटर यहाँ एंटर हो गया। एंडोऑस्मोसिस हुआ तो जो रूट हेयर है उसका जो टर्गर प्रेशर है वो बढ़ गया। क्या हो गया? टीपी। इसका क्या हो गया? टीपी इंक्रीज हो गया इस सेल के रेस्पेक्ट में। मान के चलो ये ए सेल है, ये बी सेल है और ये सी सेल। तो इसका टर्गर प्रेशर इसके रेस्पेक्ट में अभी कम है, या हम कहें तो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि जो वाटर की एंट्री होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा इसके रेस्पेक्ट में, तो वाटर एंडोऑस्मोसिस करता हुआ यहाँ चला आएगा। अब जब यहाँ वाटर ज़्यादा हो गया तो टीपी इसका इंक्रीज है, टीपी इंक्रीज है ना, ऐसे। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर एज कंपेयर डिक्रीज। लेकिन इसमें क्या होगा? इसका टीपी डिक्रीज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इसके सेल के ए सेल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वाटर यहाँ चला आएगा। और यही कंडीशन फिर इसके साथ होगी। और फिर ये अल्टीमेटली यहाँ सिम्प्लास्ट मूवमेंट करता हुआ वाटर ये पैसेज सेल में एंटर हो जाएगा। ठीक है? ये कौन सी सेल थी? याद करो, हमने इसे पैसेज सेल नाम दिया। क्या? पैसेज सेल। और ये आप जानते हो एंडोडर्मिस है, कैस्परिन स्ट्रिप। अब यहाँ से जो वाटर है वो इस ट्रैकिड वेसल्स के जरिए, जब वाटर की एंट्री इस पॉइंट से प्रोटोजाइलम में होगी, फिर यहाँ, फिर फाइनली यहाँ, और यहाँ से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर दिया जाएगा। तो जो पुशिंग फोर्स है उसके जरिए वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। अल्टीमेटली अभी हमें यहाँ ये बात समझनी है कि जो पैसेज सेल है, यहाँ तक जो वाटर आया है, इसके आगे पेरिसाइकिल की सेल भी होगी, उसे अभी हमने मेंशन नहीं किया है। तो
यहाँ तक जो वाटर की एंट्री हो रही है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से हो रही है। किससे प्रोसेस से? ऑस्मोसिस। और ये वास्तव में कब होता है? ये ऐसी परिस्थितियों में एब्जॉर्प्शन होता है, या तो नाइट के समय मान लो जब ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है, या फिर ये उस एरिया में होता है जहाँ पर लो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी मैक्सिमम है। ऐसी परिस्थितियों में भी हमें ये प्रोसेस देखने को मिलती है। तो इसे हम कहते हैं परासरणीय सक्रिय जल अवशोषण। तो यहाँ पर निष्क्रिय फॉर्म में था एपोप्लास्ट तरीके से, इसे हम ट्रांसपिरेशन पुल में आपको अच्छे से समझाने जा रहे हैं जो आगे लेक्चर है उसके अंदर। लेकिन यहाँ इसमें हम समझें तो परासरणीय जो सक्रिय जल अवशोषण है उसके जरिए वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? ये चीज़ तो ये हो गया। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। तो इसके बारे में किस तरीके से लिखा जाए? जो मैंने अभी आपको बताया है उसी के रेस्पेक्ट में हमारी ये स्टडी चलेगी। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। अब जो कह सकते हैं परासरणीय सक्रिय जल अवशोषण में जड़ों की कोशिकाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। ठीक है? अच्छा, सॉइल वाटर या हम कहें तो केशिका जल का ओपी मान मूल रोम मतलब रूट हेयर की अपेक्षा कम होता है जो आप वहाँ देख रहे हो। केशिका जल का ओपी मान कितना है यहाँ पर? 1 ATM। ठीक है? और रूट हेयर का ओपी मान कितना है? 2 से लेकर 3 तक। तो अपेक्षा कम होता है, मतलब सॉइल वाटर का ओपी मान कम है। अतः एंडोऑस्मोसिस द्वारा जल मूल रोम में प्रविष्ट करता है। क्लियर जी? ये मूल रोम में एंटर हो जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से जल
अन्य कोशिका में एंडोडर्मिस या फिर हम कह सकते हैं पेरिसाइकल, परिरंभ तक पहुंचता है, जहां से जाइलम द्वारा जल कुछ दूरी तक स्थानांतरित होता है, क्लियर? ऐसे स्थानांतरित होता है, मतलब ये एंडोऑस्मोसिस करता हुआ यहाँ तक आ गया, यहाँ से ये अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। लेकिन याद रहे एक्चुअली ये रूट प्रेशर जनरेट करता है, और रूट प्रेशर को हम पुशिंग फोर्स कहते हैं, पुलिंग फोर्स नहीं, पुशिंग फोर्स। तो पुशिंग फोर्स के लिए कहा गया है कि कुछ दूरी तक ही वाटर को कंडक्ट करा सकता है, स्थानांतरित करा सकता है। तो ये चीज़ है, तो ये कुछ लिमिटेड पॉइंट तक ये वाटर को स्थानांतरित कर सकता है। कुछ हर्बेशियस प्लांट में ये वाटर को स्थानांतरित करने में कैपेबल है, सक्षम। अच्छा, अब आती है एक और, जो इसकी बी प्रोसेस है, वो क्या है? तो बी प्रोसेस में हम देखते हैं जो इसकी बी प्रोसेस, ए प्रोसेस तो थी परासरणी, है ना, ये कुछ खास है, इसे समझने की ज़रूरत है। इसी में एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन सही मायने में एक्सप्लेन होता है, और वो है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो दूसरी प्रोसेस है बी, अपरासरणीय सक्रिय शोषण, जल अवशोषण, अपरासरण, है ना, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ये परासरणी है, ये अपरासरणी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, अगर हम यहीं पर देखें, इसी प्रोसेस में देखें, है ना, तो डायग्राम इसका हम बना लेते हैं इसी के सेंस में, बी वाला, और फिर उसे समझ लेते हैं। मतलब ये बी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अभी हमने देखा था इस डायग्राम में ऑस्मोटिक, नॉर्मल ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही थी और फिर वाटर अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अब आप देख रहे हैं नॉन ऑस्मोटिक, यानी कि अब यहाँ ऑस्मोसिस प्रोसेस के अगेंस्ट काम होगा। कैसे? अब जरा समझिए, अब हम इसको देखें, इनको कुछ को हटा देते हैं क्योंकि नॉन ऑस्मोटिक के हिसाब से चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब यहाँ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको देखो, कैपिलरी वाटर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा है, मान के चलो कि ये 4 ATM है, 4 to 5 ATM, ठीक है, और ये कितना है 2 to 3। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? हाइपरटोनिक
टॉनिक सॉल्यूशन, अगर ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन सॉइल के अंदर है, जरा समझना, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन प्रेजेंस इनसाइड द सॉइल एज ए सॉइल वाटर के रूप में हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है। जैसे समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी में नॉर्मली प्लांट सर्वाइव नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो रूट हेयर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। ऐसा ही हम समझ सकते हैं जैसे बंजर भूमि वाली स्थिति बनती है। जैसे कहा जाता है कि हरियाणा और पंजाब में एक्सेस अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया गया और उससे वहाँ पर कई जगहों पर ये समस्या देखी गई है कि अत्यधिक खनिजों के उपयोग से, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से अब वहाँ पर उतनी पैदावार संभव नहीं होती है। तो उसकी वजह ये है कि उसमें सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, उसमें मिनरल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो फिर वहाँ पर फसल का उगना संभव नहीं होता। जैसे बंजर भूमि होती है, जैसे ऊसर भूमि होते हैं जहाँ पर कि कृषि नहीं की जा सकती है, तो उसमें सैलिनिटी ज़्यादा होती है, उसमें लवणीयता ज़्यादा होती है, उसमें मिनरल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो सोचो ऐसी जगह, ऐसी मृदा जिसमें हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, तो सोचो अब ये पानी इस पौधे की जड़ों में प्रविष्ट कैसे करेगा? मतलब करेगा तो, लेकिन इसमें इसे एक्सेस अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और वो एनर्जी इसे एटीपी के रूप में एक्सपेंड करना होगा, यूज करना होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? जल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एब्जॉर्ब किया जा रहा है। मतलब कि सांद्रता बाहर ज़्यादा है सॉल्यूट्स की, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो नॉर्मली वाटर एंडोऑस्मोसिस से यहाँ प्रविष्ट नहीं कर रहा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट अगर वाटर को एब्जॉर्ब करना है तो ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन माना जाएगा और इसमें बाकायदा जो लिविंग सेल्स हैं इनके जरिए रेस्पिरेशन जनरेट होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म होती है, एटीपी जनरेट की जाती है, एनर्जी जनरेट की जाती है और उस एनर्जी का यूज करके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता के विपरीत पानी को खींचा जाता है। तो अब आप समझ सकते हो कि सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि ये हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है। इसके रेस्पेक्ट में रूट हेयर में देखा जाए तो रूट हेयर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो यहाँ पर 2 to 3 हम मान के चल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कायदे से एग्जॉस्मोसिस हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एग्जॉस्मोसिस। क्यों? क्योंकि वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो इस टाइम रूट हेयर में ज़्यादा है और सॉइल वाटर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है। तो ओपी अभी बाहर की तरफ है, तो वाटर का मूवमेंट फिक्स है, लो ओपी टू हाई ओपी। तो जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थिति में तो ये वाटर सॉइल में प्रविष्ट कर जाएगा। तो जब जड़ों का पानी मिट्टी में चला जाए तो वो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा? ऐसी परिस्थिति में फिर भी प्लांट कोशिश करता है अपने आप को जिंदा रखने की, तो वहाँ पर फिर इसे एक्सेस अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और वो एनर्जी इसके रेस्पिरेशन के द्वारा जनरेट की जाती है। इसीलिए हम इसे नॉन ऑस्मोटिक, अपरासनी, मतलब ये परासरण की प्रक्रिया के विपरीत काम हो रहा है। एक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च की जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वाटर को एब्जॉर्ब किया जा रहा है थ्रू द एंडोऑस्मोसिस तो हम इसे नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये एक रेयर प्रोसेस है, बहुत लिटिल अमाउंट में ही प्लांट इन परिस्थितियों में वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, या थोड़े बहुत समय के लिए कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जैसे प्लांट में कहीं ज़्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए गए, जोड़ दिए गए हैं, खेतों में डाल दिए गए हैं,
तो कुछ समय के लिए वो कुछ जगहों पर यह कंडीशन बन सकती है, लेकिन जब वाटर उसमें ऐड किया जाता है, खेतों में पानी डाला जाता है, फिर वो नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाए तो ठीक। अगर ऐसा नहीं है तो वो प्लांट सूख जाएगा। आप घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लांट वो मर जाएगा, ये कंफर्म बात है। कोई हरा भरा पौधा हो या आप ऐसे अपने कोई गार्डन हो, वहाँ पर आप इसका एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो कि एक प्लांट जो छोटा सा हर्बेशियस हो, उसके चारों तरफ आप नमक डाल दें या फिर कोई यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइज़र एक्सेस अमाउंट में उसकी रूट में डाल दें, डिज़ोल्व करके हाई कंसंट्रेशन में डाल दें, तो वो मर जाता है। तो उसकी वजह यही है कि उसकी रूट का पानी बाहर की तरफ चला जाता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक फॉर्म में है तो इसे कहते हैं कह सकते हैं जब मृदा में अति परासरणीय विलयन या हम कहें तो जल उपस्थित होता है, तब जड़ें सांद्रता प्रवणता इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत मूल रॉम द्वारा जल को सक्रिय जल अवशोषण के रूप में अवशोषित किया जाता है, इसमें जड़ों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में खर्च की जाती है, एटीपी के रूप में खर्च की जाती है, तब नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्लियर? नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसमें एक बात ध्यान दी जा सकती है, वो ये है कि इसमें जो एनर्जी आती है वो कैसे आती है। तो कह सकते हैं एटीपी के रूप में ऊर्जा जड़ों की
जड़ों की श्वसन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया से जल कम मात्रा में अवशोषित होता है। ऐसे इस प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया से जल कम मात्रा में अवशोषित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च हो रही है। जाहिर सी बात है, याद रखना कि नेचर की कोई भी जो प्रोसेस होती है वो इस टाइप से होती है कि उसमें ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए तो कहते हैं कि 98% जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू द प्लांट वो पैसिव तरीके से होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में प्लांट इस तरीके से भी वाटर का एब्जॉर्प्शन संपन्न करते हैं, है ना। हालांकि इस प्रोसेस का यूज करके हम कई यूजेबल एस्पेक्ट भी हैं, जैसे खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम सॉल्ट का उपयोग करते हैं। जैसे एक्सेस अमाउंट में अगर फर्टिलाइजर्स हैं तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर बंजर भूमि हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बातें हमारे किसानों को, उद्यानिकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, वानिकी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वृक्षारोपण पौधारोपण करते हैं वो लोग हैं, उन्हें ये बात समझना चाहिए। कहा जाता है कि बड़े बड़े शहरों में जो रोड होते हैं उसके साइड में जो फुटपाथ होते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए जो म्युनिसिपल कॉरपोरेट के लोग होते हैं वो यहाँ पर सॉल्ट का स्प्रे करा देते हैं, और सॉल्ट के स्प्रे होने से वहाँ पर जो खरपतवार हैं वो मर जाते हैं। एक्चुअली उनके साथ यही प्रोसेस होती है, क्योंकि सॉल्ट वाटर के साथ मिक्सअप होकर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनाता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से फिर उन प्लांट की मौत हो जाती है। क्लियर? तो ये था एक्टिव एंड पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको इजी वे में इनको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। क्लियर? ये अब हम इसके बाद में इसमें कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टू वाटर एब्जॉर्प्शन, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हमें पता होना चाहिए। जल अवशोषण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मॉड्यूल में भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उन पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, जल की उपलब्धता अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। एक प्लांट को एब्जॉर्प्शन के लिए जल की उपलब्धता होना जरूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने कुछ लिखा है, मैं उसको यहाँ ऐड कर रहा हूँ। जैसे परिपक्व
परिपक्व मक्के का पौधा प्रतिदिन 3 लीटर जल अवशोषित करता है। अब अगर मिट्टी में ये अमाउंट है नहीं तो ये प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता। इसके लिए अफेक्टिंग फैक्टर बन सकता है, अवशोषित करता है। ऐसा ही एनसीईआरटी में एक और लिखा है, सरसों प्रत्येक 5 आवर्स 5 घंटे में अपने वजन वेट के बराबर जल अवशोषित करता है, जल अवशोषित करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ एनसीईआरटी ने कहा है, अतः जल प्राकृतिक वातावरण एवं कृषि में वृद्धि एवं पौधों की उत्पादकता के लिए लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारक, लिमिटिंग फैक्टर मतलब सीमाकारी कारक की तरह कार्य करता है, की तरह कार्य करता है। ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइनें हैं। सोचो, एक मक्के का प्लांट है, मक्के का खेत है। मक्के का पौधा प्रतिदिन 3 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसे ट्रांसपिरेशन से लॉस करता है, क्योंकि एब्जॉर्बिंग वाटर का मात्र 1% जो अमाउंट है वही वृद्धि एवं प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा उपयोग होता है, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, बाकी वाष्पोत्सर्जन के जरिए लॉस हो जाता है। तो ये नेचुरल सिस्टम में और एग्रीकल्चर में ये एक लिमिटिंग फैक्टर, सीमाकारी कारक के रूप में काम कर सकता है। मतलब जल की उपलब्धता अगर खेतों में नहीं है, प्राकृतिक वातावरण में नहीं है, तो वो पौधे की वृद्धि को रोक सकता है, पौधों की उत्पादकता को घटा सकता है। अगर खेतों में पानी नहीं देंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड हो जाएगी। क्लियर? ये अब अगली चीज आती है तापमान। तापमान क्या जल अवशोषण को प्रभावित करता है? तो तापमान के लिए भी आप समझ लें कि जैसे सक्रिय जल अवशोषण था, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, इसमें जड़ों की सक्रियता का होना जरूरी है। अगर मिट्टी के अंदर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर जड़ों में श्वसन की क्रिया अच्छे से चलेगी, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी। एनर्जी ज़्यादा बनेगी तो फिर वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर मिट्टी का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है या 4 से नीचे चला जाता है तो जल अवशोषण की प्रक्रिया अवरोधित हो जाएगी
दो वजह से। याद करो मैंने वाटर के करैक्टर में सबसे पहले आपको यही बताया था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर मैक्सिमम डेंसिटी को शो करता है, उसकी विस्कोसिटी, उसकी श्यानता, उसका गाढ़ापन सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जब गाढ़ापन ज़्यादा होगा तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि वो रूट की जो मेम्ब्रेन होगी, हेयर्स, रूट हेयर्स की जो मेम्ब्रेन होगी उसमें विसरित होकर अंदर की तरफ प्रवेश नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर एक्टिव तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से टेम्परेचर भी वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। तो तापमान के लिए कह सकते हैं 30 से 35 डिग्री 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। चार डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर श्वसन प्रभावित होने से सक्रिय जल अवशोषण तथा अधिक घनित्व होने से तथा जल का अधिक घनत्व डेंसिटी होने से निष्क्रिय अवशोषण प्रभावित होगा। ऐसे अगर 4 डिग्री कर दिया गया तो एक्टिव भी अफेक्टेड होगा एंड पैसिव भी हमें देखने को मिलेगा कि ये अफेक्टिव होगा। क्लियर? इसके बाद में हम कुछ और इस पर डिस्कशन करते हैं। अब एक टॉक्सिक सब्सटेंस है KCN, पोटेशियम साइनाइड, है ना, विषाक्त पदार्थ, ये भी प्रभावित करते हैं। कौन से? क्योंकि ये श्वसन को प्रभावित कर सकते हैं। विषाक्त पदार्थ जैसे KCN श्वसन प्रभावित कर पौधों में सक्रिय जल अवशोषण प्रभावित करता है। तो ये अच्छा, ट्रांसपिरेशन की रेट, वाष्पोत्सर्जन दर, ये क्या करने जा रही है? वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो कह सकते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन directly proportional of
रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपायरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन की रेट ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। जैसे गर्मियों के मौसम में जब वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है उस टाइम पौधों को पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वाटर जो रिक्वायर्ड होता है वो प्लांट की कूलिंग के लिए होता है। ट्रांसपिरेशन इसीलिए किया जाता है जिससे कि पौधों की जो बाहरी सरफेस है, पत्तियों की जो सतही क्षेत्रफल है, वहाँ पर टेम्परेचर कम रहे या नॉर्मल रहे या सुटेबल रहे, जिससे कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मैक्सिमम चल सकते हैं। तो जैसे हम लोग भी गर्मियों में कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं मॉइस्चर बढ़ाने के लिए, है ना। जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता है। तो वैसे ही प्लांट की जब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, मतलब वेपर्स ज़्यादा निकलती हैं, तो उससे उनका टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो जाहिर सी बात है उस टाइम मिट्टी से जल का अवशोषण भी रेस्पेक्टिवली बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है, इसके बाद में और भी हैं। देखो यहाँ एक बात समझ लो कि वाटर एब्जॉर्प्शन, असेंट ऑफ सेप एंड ट्रांसपिरेशन, ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। अगर ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है तो रसारोहण भी बढ़ रहा है, रसारोहण बढ़ रहा है, रसारोहण का मतलब जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचना, वो रसारोहण है, तो वो भी बढ़ जाएगा। और जब बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो इनमें कहीं ना कहीं तीनों के फैक्टर, एनसीईआरटी ने कुछ हद तक ट्रांसपिरेशन के फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो उसमें ये माना जाता है कि वो रसारोहण के भी फैक्टर हो जाते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन के भी फैक्टर्स हो जाते हैं। यहाँ वो सारे फैक्टर्स भी जोड़े जा सकते हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेंगे। जाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा तो अवशोषण बढ़ेगा, ट्रांसपिरेशन घटेगा तो अवशोषण भी घट जाएगा। जैसे प्रकाश लिया जा सकता है, प्रकाश में क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुल जाएंगे, रंध्र खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी तो फिर अवशोषण भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये वाटर एब्जॉर्प्शन को हम लोगों ने 100% कंप्लीट किया है एनसीईआरटी बेस्ड, प्लस इसमें जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल था वो मैंने आपको दिया है। आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते रहें, प्लस इसके पीछे जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में उन्हें भी आप अपने लेवल पर एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको इस मटेरियल से, इस नॉलेज से वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। अब हम यहाँ से आगे नेक्स्ट टॉपिक में एंटर होंगे और वो नेक्स्ट टॉपिक होगा असेंट ऑफ सेप, रसारोहण। तो आप थोड़ा सा रसारोहण के लिए स्टडी करें। एनसीईआरटी ने रसारोहण के नाम पर दो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। एक एक्सप्लेनेशन है रूट प्रेशर थ्योरी और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। तो हम अगले लेक्चर में इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।